Hello guys, how are you? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज। इंदिरा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज पटेल। आज हम क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 पे हम जो आगे चर्चा कर रहे थे उस पे आगे देखेंगे। उसी क्रम में देखेंगे। हम चैप्टर 1 में पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। उसी क्रम में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो चलिए, पार्ट 1 में हमने देखी कुछ चीज़ें। आज हम पोलैंड के लोकतंत्र की बात करते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में चिली की बात की थी। ठीक है, तो इसमें आज देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए, 1980 की बात है। पोलैंड में लोकतंत्र में कैसे घटनाएं घटती हैं। तो पोलैंड में ये वह दौर होता है जब विश्व क्या है, दो ध्रुवीय व्यवस्था में बटा हुआ था। यूएसआरआर और पूंजीवादी खेमा अमेरिका और समाजवादी खेमा यूएसआरआर, जिसमें समाजवादी लोग या समाजवादी देशों के लोगों की विचारधाराओं के लोग एकत्रित थे। पोलैंड में घटी। ठीक है, उस समय पोलैंड पर जेरूजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। ठीक है, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स मतलब समाजवादी लोगों का शासन था। तो यह उन साम्यवादी दलों में से एक था जो पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। इन देशों में किसी एक अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। हम ये भी देखते हैं, राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोग साम्यवादी शासन या दल के पदाधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। दल के पदाधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। नेताओं या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, नेताओं या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को क्या होता था, जेल में डाल दिया जाता था। एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी जैसा शासन था। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था जैसी थी। पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था। हम आपको बता चुके थे उस समय क्या था। उस समय यूएसआरआर और अमेरिका समर्थित दो देश हुआ करते थे। ठीक है, और वही इस पर नियंत्रण भी करता था। हम देखते थे इस चीज़ को। ठीक है, नियंत्रण भी क्या था, सोवियत संघ का ही था एक तरीके से कहेंगे। फिर हम बात करते हैं 14 अगस्त 1980 को गंडास्क शहर स्थित लेनिन जहाज कारखाना हुआ करता था। देखिए, लेनिन कहाँ के थे, लेनिन सोवियत संघ के नेता थे। लेकिन आप देखेंगे 1980 में गंडास्क, जो कि पोलैंड का एक शहर है, वहाँ क्या था, लेनिन जहाज कारखाना। क्योंकि यहाँ पर नियंत्रण किसका था, सोवियत संघ का। तो मजदूरों ने हड़ताल की। यह जहाज कारखाना का सरकारी था। दरअसल पोलैंड के सारे कारखाने और बड़ी संपत्तियां क्या थी, सरकारी थी। मजदूरों ने एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी। उनकी मांग थी कि इस महिला को काम पर वापस लिया जाए। ठीक है, कानून के अनुसार हड़ताल की इजाज़त थी नहीं। ठीक है, क्योंकि उस देश में ऐसे कानून बने हुए थे कि आप कोई भी वर्कर्स, कोई भी व्यक्ति हड़ताल नहीं कर सकता था, क्योंकि देश में शासक दल से अलग किसी स्वतंत्र मजदूर संघ की अनुमति नहीं थी। हड़ताल जारी रही और पहले काम से निकाला गया। ठीक, हड़ताल जारी रही, फिर पहले काम से निकाला गया। ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन बंदरगाह की दीवार लांघकर अंदर पहुंच रहा फिर। ठीक है, एक इलेक्ट्रीशियन की बात है, वो ये सब देख रहा था, इलेक्ट्रीशियन था, वो बंदरगाह की दीवार से लांघकर अंदर पहुंचा और क्या हुआ, हड़ताली कर्मचारियों के साथ हो लिया। आदमी का नाम था लेक वालेसा। आपको उस नाम को हम पहले पार्ट में भी चर्चा, सॉलिडेरिटी नाम संगठन आपने सुना होगा, जो पोस्टर बनाने की कला से पोलैंड में विख्यात है। बहुत ही जल्दी से यह हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। ठीक है, ये क्या लीडर बन गया। हड़ताल को समर्थन बढ़ता गया, हड़ताल को क्या है, समर्थन बढ़ता गया, जल्दी ही पूरे शहर में फैल गया। हम ये भी देखेंगे। ठीक, और हम देखेंगे अब मजदूरों ने ज़्यादा बड़ी मांगें शुरू कर दी। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। ठीक, ये भी आप देखिए, आप बात करेंगे पोलैंड में क्या था।
अब मजदूरों ने बात बड़ी बड़ी मांगें शुरू कर दी। इस क्रम में उन्होंने एक महिला के काम से निकाले जाने के काम में हड़ताल शुरू की थी। अब मजदूरों ने अपनी मांगें और लोकतंत्र की धीरे धीरे मांग शुरू कर दी। देखिए, उन्होंने स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग कर दी। ठीक, अभी क्या थी, मजदूरों को हड़ताल करने की क्या थी, इजाजत नहीं थी पोलैंड में, लेकिन अब उन्होंने कहा कि स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटा दी जाए। उन्होंने एक बात और की कि राजनीतिक बंदियों को क्या है, रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। हम ये भी देखेंगे ये लोकतांत्रिक आंदोलन इतना लोकप्रिय हो गया कि सरकार को हार माननी पड़ी। लेक वालेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री करार किया। ठीक है, क्या हुआ, यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हुआ कि सरकार को हार माननी पड़ी। मतलब एक तरीके से पोलैंड की सरकार नहीं, सोवियत संघ को हार माननी पड़ी। लेक वालेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ साथ 21 सूत्री करार किया। हड़तालें खत्म हुई और गंडास्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन इसे सॉलिडरिटी, आप देखिए, ये जिसे अंग्रेजी में कहेंगे, एक संधि के बाद गंडास्क संधि के बाद एक गंडास्क संधि पूछी जा सकती है आपसे पीटी के एग्जाम में, किससे रिलेटेड है और गंडास्क किस देश में शहर है। ठीक है, और इस चीज को आप ध्यान रखें। तो क्या है, गंडास्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन सोलिडरनोस्क, जिसे अंग्रेजी में सॉलिडरिटी कहते हैं, बना। किसी भी साम्यवादी देश में पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन हुआ। पहली बार क्या हुआ, स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन हुआ। एक वर्ष के अंदर ही सॉलिडरिटी का विस्तार पूरे देश में हो गया। आप ये भी देखेंगे एक वर्ष के अंदर क्या क्या हुआ। एक वर्ष के अंदर सॉलिडरिटी का विस्तार पूरे देश में हो गया और इसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई। सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की व्यापकता के किस्से सामने आने से सत्ता में बैठे लोगों की परेशानियां बढ़ती गईं। हम ये भी देखेंगे, ठीक है, कि एक वर्ष के अंदर क्या क्या हुआ। पहला कि मजदूर संघ का गठन हुआ। ठीक है, सॉलिडरिटी का विस्तार पूरे देश में किया गया। यह है सॉलिडरिटी, आप देखेंगे ये सॉलिडरनोस्क से संगठन था, ठीक, जिसे अंग्रेजी में सॉलिडरिटी कहते हैं। किसी भी देश, साम्यवादी देश में पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संघ बना, वो देश था पोलैंड, और सॉलिडरिटी का विस्तार पूरे देश में हुआ। और आप ये भी देखेंगे इसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई। ठीक, 1 करोड़ के करीब पहुंच गई। सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की व्यापकता के किस्से सामने आने से सत्ता में बैठे लोगों की परेशानियां बढ़ती गईं। जनरल जारूजेल्स्की के नेतृत्व वाली सरकार एकदम बौखला गई। ठीक है, अब देखिए, जब कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की व्यापकता के किस्से सब सामने आने लगे तो सत्ता में बैठे लोगों की परेशानियां किस तरीके से बढ़ी। जनरल जेरूजेल्स्की के नेतृत्व वाली सरकार एकदम बौखला गई। ठीक है, आप देखिए, आप जेरूजेल्स्की, आप नाम याद रखें। और दिसंबर 1981 में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया पोलैंड में। सॉलिडरिटी के हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया। संगठन बनाने, विरोध करने और अभिव्यक्ति की आजादी फिर से छीन ली गई। कैसे? फिर से एक तरीके से देखिए, लोकतंत्र बना, लोकतंत्र की कुछ अधिकारों में शामिल किया। फिर से एक तानाशाह कह सकते हैं, साम्यवादी शासक कैसे आजादी लोगों की छीन ली। ठीक, अब देखिए 1988 में सॉलिडरिटी ने फिर से हड़तालें करवाई। ठीक है, जब 88 का दौर आया, आप इधर देखेंगे 81 में घटना घटी, फिर से 8 साल बाद क्या हुआ, 88 का दौर आया तो हड़तालें करवाई। लेक वालेसा ने इसकी अगुवाई की। इस समय पोलैंड की एक सरकार पहले से कमजोर थी। इस समय पोलैंड की सरकार पहले से कमजोर हो चुकी थी। कारण ये था कि 1990 का दौर आते आते सोवियत संघ धीरे धीरे टूटने की कगार पे आ चुका था। तो सोवियत संघ की मदद का भी पहले जैसा भरोसा न था। ठीक, क्योंकि सोवियत संघ अपने आप की बचाव में जुड़ाव लगा हुआ था। वो उससे जुड़े देशों के लोग धीरे धीरे उससे अलग हो रहे थे। सोवियत संघ से मदद की का भी पहले जैसा भरोसा ना था और अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आ रही थी। लेक वालेसा के साथ समझौता वार्ता का एक दौर चला और अप्रैल 1988 में
जो समझौता हुआ उसमें स्वतंत्रता चुनाव, उसमें क्या क्या कराया गया। फिर तेजी से गिरावट आई अर्थव्यवस्था में, लेक बालेसा के साथ समझौता वार्ता का एक दौर फिर चला, ठीक। और 89 में जो समझौता हुआ उसमें स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग की बात मान ली गई। आखिर में आप देखेंगे कि किस तरीके से बातों को उन्नीस सौ नवासी में जो समझौता हुआ उसमें स्वतंत्र स्वतंत्र चुनाव की मांग मान ली गई। अब ये भी देखेंगे सॉलिडरिटी ने सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा, ठीक है। लेक बालेसा की सॉलिडरिटी 99 सीटों पर सफलता प्राप्त की। 90 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए, जिसमें एक से ज्यादा दल हिस्सा ले सके। एक बार लोकतंत्र के लिए लोगों ने मांगे उठाई। धीरे धीरे उन्हें लगा कि ये मांगे अगर हमने दोबारा से उठाई, हमें अपने अधिकार दोबारा से मिल सकते हैं। लेक बालेसा और क्या करें तो पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। हम ये भी देखेंगे कि नक्शे में पोलैंड को ढूंढें, उसके चारों ओर स्थित देश के नाम लिखें। 1980 के दशक में पूर्वी यूरोप के किन किन देशों अन्य देशों में साम्यवादी शासन था, नक्शे में उन देशों के रंग भरें, ठीक है। आप देखेंगे 1980 में पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन उन देशों में था जिसे सोवियत संघ समर्थन प्राप्त है, सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए रूस देश थे। पोलैंड को आप नक्शे में ढूंढेंगे तो आप जब भी आप अमेरिकी यूरोप के नक्शे को देखें तो आप पॉलिटिकल मैप के साथ साथ फिजिकल मैप को भी देखें। इससे दो फायदे हैं। हम आपको कंपटीशन या एग्जाम की भावना से ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि दोनों चीज़ें एक साथ देखने से आपको बहुत सारी चीज़ें ज्योग्राफी की और पॉलिटिकल सीमाएं, देश की राजधानियाँ आपको क्लियर हो जाएंगी। यूएसआर के कितने करीब देश, कौन सी दूरी, कौन सा देश कहाँ पे है, ये भी आपको पता लग जाएगा। अगर हम बात करें अब उन राजनीतिक गतिविधियों की सूची बनाएं जो 1980 के दशक में पोलैंड में नहीं हो सकती थी, आप उनमें देख सकते हैं, कर सकते हैं। 1980 में आपने देखा लेक बालेसा के आने के बाद 81 में जो घटनाएं घटी, 81 में मार्शल लॉ लागू होता है, 88 तक वो घटनाएं घटी, 88 में फिर समझौता होता है जहां ये बात होती है। चिले का मामला आयंदे की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर पिनोसे की लोकतांत्रिक सैनिक के कब्जे फिर लोकतंत्र की वापसी का है। चिले में मामला जो आयंदे का था वो लोकतांत्रिक सरकार का था, फिर पिनोसे सरकार आई जो सैनिक तानाशाह थे, उन्होंने अलोकतांत्रिक सैनिक सरकार को कब्जे में लिया चिले को, और फिर से लोकतंत्र की वापसी का है, और फिर से लोकतंत्र की अब वापसी है, मतलब अब चिले में लोकतंत्र फिर से हुआ। कई बार चुनाव हो चुके हैं, कई पार्टियां वहां क्या करती हैं, चुनाव में भाग लेती हैं। पोलैंड में हमने एक अलोकतांत्रिक सरकार की जगह लोकतांत्रिक सरकार, दो अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करें, आप चिले की देख सके हैं। चिले में क्या था, पिनोसे शासन और पोलैंड के साम्यवादी शासन में काफी अंतर है। हम देखेंगे पिनोसे शासन और पोलैंड के साम्यवादी शासन में काफी अंतर है। चिले में सैनिक शासक, चिले में क्या था, चिले में सैनिक तानाशाह का राज था, जबकि पोलैंड में एक पार्टी का राज था जो सोवियत संघ समर्थित था। पोलैंड की सरकार का दावा था कि वह मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है, ठीक है। पोलैंड की सरकार ये कह रही थी कि हम मजदूरों का शासन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी, वहाँ एक दल का शासन था। पिनोसे ने ऐसा कोई दावा नहीं किया था, वह खुलेआम पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया। उसने इन असमानताओं के बावजूद दोनों में कुछ समानताएं भी थी, ये भी देखेंगे। पोलैंड में अगर हम बात करें कि पोलैंड में एक स्वतंत्र मजदूर संघ क्यों इतना महत्वपूर्ण था, मजदूर संघों की क्यों जरूरत थी, हम आपको बता दें। जब पोलैंड में उस समय का दौर था लोकतंत्र में, जब साम्यवादी शासन था, तो वहाँ सोवियत संघ समर्थित सरकार थी। इतनी सोवियत संघ का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वहाँ लेनिन के नाम से जहाज के कारखाने स्टैब्लिश थे। आपने देखा गंडास शहर में जिस जहाज कारखाने में हड़ताल प्रारंभ हुई थी, उस जहाज कारखाने का नाम लेनिन था। तो आप देख सकते हैं, और लेनिन की सरकार मजदूरों की सरकार मानी जाती है क्योंकि समाजवादी और साम्यवादी शासन साथ साथ चल रहे थे। पहली बार लोग अपने शासकों का चुनाव या उनमें बदलाव नहीं कर सकते थे। पहली बार लोग अपने शासकों का चुनाव नहीं कर सकते, उसमें बदलाव नहीं कर सकते, मतलब एक बार जिसको चुन लिया वो
उसमें बदलाव नहीं करते, किसी को अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की वास्तविक आज़ादी नहीं थी। तो ये लोकतंत्र कहाँ से हुआ? आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर ये घटनाएं किसी लोकतंत्र में, किसी देश में ना घटें कि लोग एक बार अपने शासक को चुन ले तो उसमें बदलाव नहीं कर सकते। दूसरा, किसी को अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने और लोक राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की वास्तविक आज़ादी ना थी। इसी प्रकार जिन 3 लोकतांत्रिक सरकारों, आइंदे की चिली सरकार, बालेसा की पोलिस सरकार, मिशेल की चिली सरकार, आइंदे की चिली सरकार, बालेसा की पोलिस सरकार, आपने देखा लेक बालेसा, बालेसा की पोलिस सरकार, लेक और मिशेल की चिली सरकार, ठीक है, का जिक्र ऊपर हुआ है। उनका भी आर्थिक सामाजिक मामलों पर नजरिया एक जैसा नहीं रहा। आप ये भी देखेंगे, आइंदे ने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित और निर्देशित ढंग से चलाना पसंद किया, जबकि बालेसा चाहते थे सरकार बाजार सरकारी दखल से मुक्त हो। ठीक है, मिशेल इस मामले में कुछ मध्यम वर्गीय रास्ता अपना लेती हैं। ये सब चीजें सही हैं, ठीक है, अपनाने वाली हैं। फिर भी इन तीनों सरकारों की कुछ विशेषताएं समान थी। यहाँ लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें, ठीक है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें ही शासन चला रही थी। बिना चुने हुए नेता या बाहर से संचालित शक्तियां या फौज क्या थी, शासन नहीं चला रही थी। ठीक है, लोगों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल थी। आप देखेंगे जिस तरह के भारत में क्या था, भारत में अंग्रेजी शासन था, ठीक है, लेकिन आप ये भी देखेंगे भारत में एक बार अंग्रेजी शासन समाप्त होता है, लोकतंत्र की, संविधान का निर्माण और लोकतंत्र की स्थापना होती है। फिर इसमें बहुत ज़्यादा संविधान संशोधन ऐसे नहीं हुए कि लोकतंत्र का बुनियादी ढांचा बिगड़ जाए। अपने यहाँ लोकतंत्र के कई स्तर हैं। अगर सरकारें कुछ अपने हिसाब से काम करना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का सहारा लेकर या मूल अधिकारों के हनन होने पर सरकार पर रोक लगा सकती है, राज्य पर रोक लगा सकती है। आपको पता है अपने यहाँ, ठीक है, अपने यहाँ कुछ अधिकार ऐसे मिले हुए हैं। अगर हम बात करें, फौजी शासन नहीं चला रही थी, लोगों के विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल थी। लोकतंत्र की पहचान का तरीका विकसित करें। हम आपसे कह रहे हैं कि आप एक ऐसे लोकतंत्र की पहचान का विकसित करें। अब हम जान चुके हैं कि लोकतंत्र में व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी से सरकार चुनें। ये सभी जानते हैं। लोकतंत्र वही ठीक तरीके से काम है जब लोकतंत्र में अपनी मर्जी से लोग सरकार चुन सकें, बात कह सकें। जब सरकार चुन ली जाए तो सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार व्यक्ति के पास होना चाहिए। तभी लोकतंत्र असली लोकतंत्र है। सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन नहीं करना चाहिए। लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। संगठन बनाने और विरोध करने की भी आज़ादी जरूरी है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को लोकतंत्र के क्या हैं, ये सभी आधार हैं।